जैसा कि हम लोग लास्ट टाइम पर बात कर रहे थे राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण के बारे में। तो आज हम लोग बात करते हैं कि आर्थिक कल्याण और राष्ट्रीय आय में क्या संबंध है, रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक वेलफेयर एंड नेशनल इनकम। इस संबंध में हम लोग बात करते हैं तो आर्थिक कल्याण को मुद्रा में मापा जाता है तथा राष्ट्रीय आय को भी मुद्रा में किया जाता है। इसकी भी माप जो है मुद्रा ही है। और इस संबंध में पीगू ने इन दोनों में घनिष्ठ संबंध स्थापित किया। अर्थात राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर आर्थिक कल्याण में भी वृद्धि होती है और राष्ट्रीय आय का आर्थिक कल्याण पर किस तरीके का प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन भी दो तरीके से किया जा सकता है। पहला तो हम लोग राष्ट्रीय आय के आकार में परिवर्तन के द्वारा और दूसरा जो है राष्ट्रीय आय के वितरण में परिवर्तन के द्वारा। तो यहाँ हम लोग थोड़ा सा विचार भी करते हैं कि राष्ट्रीय आय के आकार में परिवर्तन किस तरीके से किया जाए। अर्थात इसे कहना है चेंज इन द साइज ऑफ नेशनल इनकम की बात आती है। तो यहाँ जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो इसका धनात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। अर्थात लोग अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं, जिससे आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। ठीक इसके विपरीत यदि हम लोग बात करते हैं तो राष्ट्रीय आय का आकार घटने से आर्थिक कल्याण में कमी होती है। अर्थात राष्ट्रीय आय के आकार में परिवर्तन तथा आर्थिक कल्याण का संबंध कई कारणों पर निर्भर करता है। इस पर भी थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना होगा। जैसे हम लोग बात करते हैं कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि मौद्रिक है अथवा वास्तविक है। तो इस पर यदि हम लोग देखें तो यदि राष्ट्रीय आय में वृद्धि कीमतों में वृद्धि के फलस्वरूप होती है तो यह वृद्धि मात्र मौद्रिक होती है, वास्तविक नहीं होती है। अर्थात एवं इससे आर्थिक कल्याण में भी वास्तविक वृद्धि नहीं होती है। इसका कारण यह है कि कीमतों में वृद्धि से राष्ट्रीय आय के आंकड़े तो बढ़ जाते हैं, लेकिन उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है, बल्कि उल्टे आर्थिक कल्याण में कमी होती है। वास्तविक आय में वृद्धि होने से ही आर्थिक कल्याण बढ़ता है। तो ये है। फिर इसके बाद हम लोग एक और देखते हैं कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की बात भी सामने आती है। तो आर्थिक कल्याण पर विचार करते समय प्रति व्यक्ति आय पर भी विचार किया जाना चाहिए। अर्थात जिस गति से राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो उस गति से जनसंख्या बढ़े, जिससे प्रति व्यक्ति आय में कोई परिवर्तन ना हो। ऐसी स्थिति में आर्थिक कल्याण में कोई वृद्धि नहीं होगी। ऐसा भी हो सकता है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ने पर आर्थिक कल्याण में वृद्धि ना हो यदि कीमतों में भारी वृद्धि हो जाए तो। तीसरी बात हम लोग ये भी बात सोच के चलते हैं कि उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धि पर भी ये बात डिपेंड करती है। अर्थात आर्थिक कल्याण उपभोग वस्तुओं की उपलब्धि पर भी निर्भर रहता है, क्योंकि इन्हीं वस्तुओं से उपभोक्ताओं को संतुष्टि प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति संभव है कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो किंतु आर्थिक कल्याण में वृद्धि ना हो। अर्थात यह उस समय संभव है जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि पूंजीगत वस्तुओं अर्थात जिसे हम लोग कहते हैं कैपिटल गुड्स के उत्पादन में वृद्धि होने से हुई हो तथा उपभोक्ता वस्तुओं अर्थात कंज्यूमर गुड्स की कमी हो। तो यहाँ ये स्पष्ट हो जाता है कि उपभोक्ता वस्तुओं से ही कल्याण वृद्धि संभव है। अच्छा, जब देश में युद्ध की स्थिति होती है तब भी राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के बावजूद आर्थिक कल्याण में वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि युद्ध के समय सारी उत्पादन क्षमता युद्ध सामग्री पर तैयार करने में केंद्रित हो जाती है और उपभोग वस्तुओं के उत्पादन में कमी होने लगती है। ऐसी स्थिति भी देखने को मिलती है। इसके साथ साथ हम लोग बात करते हैं कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि किस ढंग से होती है, ये भी विचार करने का बिंदु है यहाँ एक्स पॉइंट के तौर पर। तो आर्थिक कल्याण के लिए हमें जो है निरपेक्ष रूप से राष्ट्रीय आय की वृद्धि में वृद्धि ही नहीं देखनी है, बल्कि यह भी देखना होगा कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि किस ढंग से हुई है। अर्थात यदि श्रमिकों, महिलाओं और बच्चों का शोषण करके उनसे अधिक घंटे काम करवा करके तथा उन्हें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध न करके और यदि उत्पादन में वृद्धि की गई है तो ऐसी स्थिति में आर्थिक कल्याण में वृद्धि नहीं होती है। और उत्पादन में वृद्धि करते समय
मानवीय पक्ष की अवहेलना नहीं की जा सकती। ये विचार भी यहाँ ध्यान रखने के योग्य है। नेक्स्ट इस पॉइंट के तौर पर यदि हम लोग बात करें तो यह बढ़ी हुई आय को व्यय करने का ढंग क्या होता है। इनकम तो बढ़ गई, लेकिन उसे व्यय किस तरीके से किया जाए, ये बात भी यहाँ ध्यान करने की है। तो आर्थिक कल्याण इस बात पर भी प्रभाव डालता है कि आय को किस ढंग से व्यय किया जा रहा है। यदि आय को आवश्यक एवं कार्यक्षमता बढ़ाने संबंधी वस्तुओं, जैसे हम लोग बात करते हैं पौष्टिक भोजन की बात करते हैं, या वस्त्र की बात करते हैं, या आवास की बात करते हैं, तो इन सब चीज़ों पे तो इससे कल्याण में तो वृद्धि हो जाएगी। लेकिन यहाँ ये स्थिति है कि वृद्धि होती है यदि इसके विपरीत आय को विलासिता की वस्तुओं, जैसे हम लोग बात करें जुआ की बात करें या शराब की बात करें, आदि पर व्यय किया जाता है, तो इससे आर्थिक कल्याण में निश्चित तौर पे कमी आएगी। तो ये सब सारे विवेचनों से यहाँ थोड़ा सा जो भी स्थितियाँ हमने अभी डिस्कस की हैं, इससे स्पष्ट होता है कि यद्यपि राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, फिर भी बिना अन्य कारणों पर विचार किए हुए यह नहीं कहा जा सकता कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने पर आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी। यहाँ दूसरी बात हम लोग बात कर रहे थे कि राष्ट्रीय आय के वितरण में परिवर्तन करके, तो यहाँ चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम की बात भी, जैसे हम सेकंड पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे, तो राष्ट्रीय आय के वितरण का आर्थिक कल्याण पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो यह है, यहाँ यह भी देखना होगा कि यह वितरण किस प्रकार से हो सकता है। इसमें भी दो बिंदु हमारे सामने आ सकते हैं। पहला एक तो यह है कि गरीबों से धन लेकर उसका हस्तांतरण अमीरों के पक्ष में कर दिया जाए, या दूसरा बिंदु यहाँ ये भी आता है कि अमीरों से धन का हस्तांतरण करके गरीब वर्ग पर कर दिया जाए। तो ये बिंदु भी यहाँ सामने आ सकते हैं। तो लेकिन इनमें देखना होगा, अर्थात स्पष्ट है कि पहली स्थिति में जो हम बात कर रहे थे कि गरीबों से धन लेकर के उसका हस्तांतरण अमीरों पर कर दिया जाए, तो इससे आर्थिक कल्याण में वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि जो मुद्रा अमीरों को प्राप्त होगी उसकी सीमांत उपयोगिता क्या होगी, कम होगी, अर्थात उससे अमीरों को ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। दूसरी स्थिति में ही राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण का अनुकूल स्पष्ट देखने को मिलता है, संबंध स्पष्ट देखने को मिलता है। अर्थात ये कर सकते हैं हम लोग, जब अमीरों से आय लेकर उसका वितरण गरीबों के पक्ष में किया जाए। ठीक है, तो यहाँ गरीबों को अर्थात प्रगतिशील कर लगा करके, या संपत्ति कर से, या विलासिता की वस्तुओं पर ऊंचे कर लगा करके, तथा एकाधिकार पर नियंत्रण करके अमीरों को की आय को कम किया जा सकता है। अर्थात दूसरी ओर सरकार गरीबों पर व्यय करके उनकी आय में वृद्धि कर सकती है, जैसे उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की बात भी आती है, चिकित्सा की बात भी आती है, या उन वस्तुओं के उत्पादन पर जिसका उपयोग गरीबों के द्वारा किया जाता है, इस पर भी ध्यान दिया जाता है। तो या अनुदान दे करके भी ये सहायता दी जा सकती है, या न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की बात भी आ जाती है इसमें। तो यहाँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा गरीबों को आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। लेकिन आय का पुनर्वितरण गरीबों के पक्ष में होता है एवं आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है इससे। तो यहाँ पीगू ने फिर एक कंसेप्ट स्पष्ट विचार रखे कि ऐसा कोई भी कारण जिससे गरीबों की वास्तविक आय में निरपेक्ष वृद्धि होती है, बशर्ते इससे राष्ट्रीय लाभांश के आकार में किसी तरह से कमी ना हो, आर्थिक कल्याण में वृद्धि करता है। ऐसा जो है पीगू का विचार रहा। तो यहाँ दोनों बिंदुओं के जो हमने अभी स्पष्ट किया है, तो यहाँ निष्कर्ष के रूप में ये भी कह सकते हैं हम लोग कि राष्ट्रीय आय के समान वितरण से आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी। अर्थात प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का भी विचार था कि उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए आय का वितरण कुछ न कुछ असमान होना चाहिए, जिससे अमीर वर्ग विनियोग एवं उत्पादन कर सके। और सामान्य रूप से आय के असमान वितरण का समर्थन तो नहीं किया जा सकता, किंतु राष्ट्रीय आय कम होगी, ऐसी विचारधारा जो है इनकी रही। अच्छा, इसमें यहाँ ये भी है कि आर्थिक कल्याण भी घट जाएगा इससे। अच्छा, दूसरी ओर आय के पुनर्वितरण के साथ ये भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि गरीबों के द्वारा
उस आय को कहीं गलत स्थान पर, अर्थात जैसे हम लोग कह सकते हैं शराब के लिए या जुआ के लिए या वेश्यावृत्ति के लिए आदि पर व्यय न किया जाए, अन्यथा बढ़ने के स्थान पर आर्थिक कल्याण क्या होगा, घट जाएगा। तो अर्थात ये कह सकते हैं हम लोग कि आर्थिक कल्याण में उस समय वृद्धि होगी जब गरीबों के पक्ष में आय के पुनर्वितरण के साथ उनके जीवन स्तर में भारी वृद्धि होने के साथ साथ ही अमीरों की आय में कमी इस प्रकार हो कि उत्पादन, विनियोग एवं पूंजी निर्माण क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव इसका न देखने को मिले। और हम लोग ये भी थोड़ा सा एक बिंदु ये भी आता है, यहाँ एक प्रश्न ये भी आता है, क्या राष्ट्रीय आय को आर्थिक कल्याण का मापक माना जा सकता है? यहाँ ये भी बिंदु आ सकता है। तो राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण के संबंध को जानने के बाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि इसको किस तरीके से स्वीकार किया जा सकता है। तो कुछ अर्थशास्त्रियों का विचार इसमें निकल कर के आया कि इसे पूर्ण मापक के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आर्थिक कल्याण के कुछ तत्व ऐसे हैं जिन्हें राष्ट्रीय आय की गणना करते समय गणना में शामिल नहीं किया जा सकता है। अच्छा, इनको कौन कौन से बिंदु ऐसे हैं? जैसे हम लोग बात करते हैं कि फुर्सत के क्षण होते हैं, तो जैसे फुर्सत या आराम के क्षणों का भी कल्याण पर प्रभाव पड़ता है, किंतु राष्ट्रीय आय की गणना में इसे शामिल नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात, हम लोग बात करते हैं कि उत्पत्ति की किस्म की बात भी करते हैं, तो यहाँ ये भी बिंदु देखने को मिलता है कि नेचर ऑफ प्रोडक्शन की बात भी आती है। तो राष्ट्रीय आय की गणना में उत्पादन का समावेश तो होता है, लेकिन इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता कि उससे कितनी संतुष्टि मिलती है। अर्थात यदि एक निश्चित राशि से अस्पताल बनवाया जाए तथा उतनी ही राशि गोला बारूद पर व्यय की जाए तो अस्पताल से अधिक संतुष्टि प्राप्त होगी, जो कल्याण में वृद्धि की बात को लेकर के ठीक कहा जा सकता है। तीसरी बात यहाँ ये भी देखना होगा, जैसे जीवन स्तर की बात भी शामिल करते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात भी करते हैं, तो राष्ट्रीय आय से जीवन स्तर प्रतिबंधित नहीं होता, जबकि जीवन स्तर का आर्थिक कल्याण पर प्रभाव पड़ता है। चौथी बात, यहाँ एक और सामने हम लोग देख सकते हैं कि जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात भी रख सकते हैं। तो राष्ट्रीय आय की गणना में जीवन की गुणवत्ता का समावेश नहीं होता, जबकि इसका समाज के कल्याण पर प्रभाव पड़ता है। जैसे शहरों में जीवन की गुणवत्ता का ह्रास होता है क्योंकि वहाँ पर्यावरण दूषित भी होता है, हालांकि इस विषय में बहुत कुछ सुधारात्मक प्रक्रिया देखने को मिलती हैं। तो ये विवेचन जो हम लोग करते हैं, इससे थोड़ा सा ये स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय आय को आर्थिक कल्याण का मापक नहीं कहा जा सकता। यहाँ ये भी कारण है कि कुछ अर्थशास्त्रियों ने सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बात हम लोग करते हैं, जैसे जीएनपी की परिभाषा को इस तरह से व्यक्त किया कि आर्थिक कल्याण के मापक के रूप में स्वीकार किया जाए। तो यहाँ प्रोफेसर नॉर्थ का एक स्टेटमेंट है, नॉर्थ और टॉबिन का जो है स्टेटमेंट है, इन दोनों ने आर्थिक कल्याण माप की संरचना की है, और जिसे वे कहते हैं मेजरिंग ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, जिसे हम लोग कहते हैं MEW कहते हैं। ठीक है, तो इस संरचना में उन्होंने उन समस्त उपभोग को शामिल किया जिससे मानवीय कल्याण में वृद्धि होती है। अर्थात यहाँ ये है कि आर्थिक कल्याण माप का मूल्य आंकने के लिए इन अर्थशास्त्रियों ने उपभोग में से ऐसे तत्वों को अलग किया जिससे कल्याण में कोई वृद्धि नहीं होती, तथा ऐसी इकाइयों को शामिल किया जिससे आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है, किंतु जिनकी गणना कुल राष्ट्रीय उत्पाद में नहीं की जाती है। तो ये इन्होंने इसको स्पष्ट किया है। तो यहाँ उपरोक्त विवेचन से ये भी स्पष्ट किया जा सकता है कि आर्थिक कल्याण के माप अर्थात MEW से सकल राष्ट्रीय उत्पाद के अध्ययन को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। ये विचार इस तरीके से स्पष्ट किया। अर्थात यह हम लोग ये कह सकते हैं कि MEW अर्थात सकल राष्ट्रीय उत्पाद के आकलन में सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है वो राष्ट्रीय उत्पाद के आकलन में एक पूरक का कार्य करता है। इसे इस तरीके से भी स्पष्ट किया जा सकता है। तो इससे आगे हम लोग नेक्स्ट टर्न पर बात करेंगे।